सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। तो अगर हम लोग लेक्चर नंबर 4 की बात करें तो हमने लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, वो उसकी बेसिक प्रॉपर तो भाई उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स दो तरीके की होती हैं, एक नॉर्मल और एक पिक्टोरियल। तो अगर तुम्हें उस लेक्चर को डिटेल में देखना है तो तुम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 को तुम रेफ़र कर सकते हो। फिलहाल आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तुमको इस लेक्चर में तुम्हारा जो बेस इलेक्ट्रिक डायपोल का वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन फोर्थ चैप्टर मतलब 3 चैप्टर में तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। और मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन जो हैं वो इससे रिलेटेड सेम ही होती हैं और मोस्ट ऑफ डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डायपोल से ही होती है। तो तुमको इलेक्ट्रिक डायपोल वाले कॉन्सेप्ट को तुमको स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और आज इस चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हारी आज कवर हो जाएंगी। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोनों एक ही बात है। मैंने इसको इतना थ्योरी इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीबीएसई में 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल या व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और उसके साथ ये अगर इसी क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स का बनाना हो तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन, उसके बाद की 3 मार्क्स में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड ही कोई डेरिवेशन, जो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर। क्या होता है? वो एक वेक्टर होता है whose magnitude is the charge times। हम एक चीज ध्यान से अगर पकड़ेंगे, क्या? चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस। किसके बीच में? सेम नहीं, टू अपोजिट चार्जेस के बीच में, चार्जेस में charges and the direction along the dipole axis is from negative to positive। तो एक सेकेंड, हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक डायरेक्शन है डायपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब हम ये कह लेते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसा उसने हमको बताया, उसने हमको यही बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव है और 2 चार्जेस हैं, उसकी डायरेक्शन है। तो क्या हम लोग ऐसा करें कि जो इन दोनों के जो डिस्टेंस है ना, उसको हम ले लेते हैं L। मतलब अगर हम लोग सेंटर से मेज़र करें तो ये L और ये L, और अगर हम लोग इस दोनों को एक साथ करें तो ये हो जाता है 2L। ठीक है, अब ये तो हो गई समझने की बात। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसके ये कहता है कि उसने कहा है कि इज अ वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर है जो होता है चार्ज टाइम द डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। द सेपरेशन का कितना है? 2L। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो एसआई यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर में हम इसको मेज़र करते हैं। तो अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की। हाँ, तो पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस। मतलब डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। तो मान लेते हैं ये 2 चार्जेस हैं जो हमने बोला था नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस हैं। इनकी जो बीच का डिस्टेंस है हम बोल लेंगे L। ठीक है, ये L, ये L।
फिर अब वो बोल रहा है इसके एक्सिस पर, मतलब इसके इधर एक पॉइंट रखा है, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ये है चार्ज 1 और ये है चार्ज 2। तो क्या तुम मान ले हो कि अगर जो नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E1, और जैसे पॉजिटिव एक रिपल्सिव है तो वो रिपेल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो तो इस डायरेक्शन में होगी E2। क्या यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत है किसकी कैसे होगा? तो हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं कि जो E2 है वो E1 से बड़ी है, और उसके बाद जो इस पॉइंट जो है, मतलब अगर हम इसके बीच का पॉइंट ले रहे हैं अगर हम लोग, तो अगर हम लोग इसका पॉइंट लें, अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ के मिडिल पॉइंट का जो डिस्टेंस बोल लें x, तो क्या तुम एक चीज़ कह सकते हो कि जो E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से जनरेट होगी वो होगी KQ बाई x प्लस एल, है ना, x प्लस एल का होल स्क्वायर। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड की वजह से जनरेट होगी वो होगी x माइनस एल। क्या तुमको इसमें कोई दिक्कत है कि x माइनस एल एक्स प्लस एल क्यों आया? पहले बात है ये कूलम्स लॉ यूज़ हुआ है भाई, और दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे E2 क्या होगी KQ x माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि हमने x में से हमने l का डिस्टेंस माइनस कर लिया तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्योंकि हमने माना है कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, तो हम करेंगे E2 माइनस E1, जिससे हमको मिलेगा KQ x प्लस एल। हाँ, तो सबसे पहले E2 लिखेंगे KQ x माइनस एल स्क्वायर माइनस E1 KQ x प्लस एल स्क्वायर। अब क्या हमको KQ कॉमन दिख रहा है, तो KQ हम लोग बाहर ले आ सकते हैं। तो उसको जब बाहर लेके गए तो हमारे पास बच गया 1 में x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 में x प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, KQ, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे x माइनस एल तो है, x प्लस एल मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में है तो माइनस, यहाँ पे x प्लस एल है और x माइनस एल मिसिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस एल। तो अब हम लोग इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे,
2lx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lx अपॉन में x माइनस एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल। तो अब इसमें काटा पीटी होगी, इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2lx प्लस 2lx और प्लस 2lx। तो इसका फाइनल आंसर देखें हम लोग तो हमारे पास बन रहा है k³/4lx अपॉन में x माइनस एल अपॉन में x प्लस एल। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखें तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k2q हाँ, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k2l अपॉन में x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आया कि ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अब डायपोल के रूप में बन जाएगा। और डायपोल बनाना चाहें तो E का फॉर्मूला आ जाएगा kpx एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हाँ, इसका फॉर्मूला आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो अब अगर तुम लोग ये तुम्हारा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एक्सिस ऑन द डायपोल, अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो x का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है l से, मतलब बहुत ही बड़ा, मतलब x बहुत ही दूर है l से, लिख लेते हैं ना, इफ x बहुत 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 बड़ा है l से, तो क्या होगा, हम लोग l को हम लोग गायब कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E एक्सिस इज इक्वल टू kpx अपॉन में, अब देखो, अब उसके बाद जो यहाँ पर जो स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर था भाई वो बन जाएगा x4, फिर ये x4 इस x से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा kp/x³। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस का। और जैसे हमको पता है कि डायपोल एक वेक्टर होता है, तो हम इसमें वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं। तो ये नहीं तुम्हारी ये डेरिवेशन, तुम इसको अच्छे से करना है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल परपेंडिकुलरली। तो अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नॉर्मल मीनिंग तुम सबको पता होगा। एक बार फिर से हम वही बनाते हैं, सबसे पहले डायपोल बनाते हैं। डायपोल है नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलरली, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है। जो कि टच हो रहा है इस तरफ, ठीक है। फिर जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। अब ये जब इस चार्ज से कनेक्ट होगा, इसको बोल लेते हैं चार्ज 1, इसको बोल लेते हैं चार्ज 2।
फिर ये जब इस चार्ज से कनेक्ट होगा, फिर जब इस चार्ज से कनेक्ट होगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसको हम बोल लेते हैं E1। और ये तो ऑब्वियस है कि इनके बीच में एक एंगल है, एंगल। अब ये इसने इस तरफ इसलिए बने क्योंकि नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन वहीं पर ही सबसे पहले तो हम इसका ये बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं R, और जिन्होंने डायरेक्शन है वो हम लोग बोल देते हैं L। ठीक है। फिर अब यहाँ से जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो जाएगी रिपेलिंग, मतलब रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो बनेगा इस तरफ। अभी ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड चार्ज। अब एक बात बताओ, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो क्या अगर हम लोग इसका ई नेट निकालना चाहें तो इसके बीच में इसके रिस्पेक्ट से ये थीटा होगा और इसके रिस्पेक्ट से ये थीटा होगा। और तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इन दोनों के बीच का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो निकालना चाहें इसका ई नेट, ठीक है। तो हमको एक चीज़, मैं इसी चीज़ को यहाँ बना के दिखाता हूँ कि मैं एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो ऐसे है वो तो होंगे कॉस थीटा, मतलब हमको इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि ये दोनों होंगे कॉस थीटा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो, है ना। जैसे देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गई ई और ई, है ना, तो ये दोनों एंगल तो होंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा। और जो ये वाला एंगल बनेगा, जो ये वाला एंगल बनेगा वो बनेगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, अब मतलब हमको बस कॉस थीटा निकालना है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू आ जाएगी 2E cos थीटा। तो इसमें सबसे पहले तो हमको E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो E की वैल्यू निकालते हैं। E की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी KQ/, अब जो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग R दे रहे हैं, इस तरफ भी R ही है, मतलब डायपोल और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेते हैं, तो R²। अगर हम लोग R² की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस R² इज इक्वल टू x² प्लस L²। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा KQ/x² प्लस L² का स्क्वायर, और यही बराबर होगा E1 के और यही बराबर होगा E2 के, क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो E2 के। तो अब हम ये वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 2 इंटू E KQ/x² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग के पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर इसमें देखें तो इसमें बेस क्या है, जो इस ट्रायंगल में है बेस है x और हाइपोटेन्यूज है, हाँ। तो अगर हम लोग बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो अगर इसमें देखें तो इसमें जो बेस है वो है L
और जो हाइपोटेन्यूज है वो है आर। तो कर लेंगे एल अपॉन में आर। अब हमने आर की वैल्यू वहाँ से देखी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन वो थी आर स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम इसमें अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग यही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो E इज इक्वल टू 2 इंटू के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय स्क्वायर इंटू एल पॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर हम लोग हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो अब अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसको अगर तो अब हम लोग जब इसको तो अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ प्लस 2 आ जाएगा 3/2। तो ई की जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2k/L अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्या हुआ, क्या मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या, ये चीज़ 3/2 कैसे आया? तो 3/2 ऐसे आया 2 प्लस हाफ, 2 यहाँ पे ऑलरेडी था प्लस हाफ इधर था। जब भी हम लोग जब हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर x की पावर a है और मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर y से, तो जो इसका जो आता है वो आता है a। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा x b a प्लस y। ठीक है, तो मैंने इसको वही करा है। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 2 2 4 4 + 1 3, 3/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है। तो अब हम लोग इसी को हम लोग लिखना चाहें, मतलब अगर तो फिर यही जो होगा, अगर हम इसको डायपोल में लिखेंगे तो डायपोल तो ऑलरेडी बन ही गया ही। तो जो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी KP अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में 3/2। तो ये आ गई ई परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब हम देखें कि जो जनरली होता है x बहुत 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 बड़ा होता है l से, तो जो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी x क्यूब। जो ये परपेंडिकुलर यहाँ से जो बनेगा के पी, x की वैल्यू बन गई l, यहाँ पे आया 3/2, 3/2 से 2 से 2 कट गया, क्या बचा x क्यूब। और हम लोग इसके आगे हम लोग माइनस लगाते हैं क्योंकि जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है डायपोल के। तो ये तुम्हारे पास डेरिवेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर अ शार्प डायपोल। अगर हम लोग देखें तो जो ई एक्सिस था हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो था 2kp/x क्यूब
और अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें ई बाइसेक्टर का, तो वो था के पी बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है। तो अगर हम लोग करें ई ए अपॉन में ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 2/1 के बी एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा? 2/1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ई ए है, नहीं सॉरी, कि जो ई परपेंडिकुलर होता है वो हाफ होता है इंटू ई एक्सियल के। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाते हैं। बाकी इसका जो मेन है वो बहुत, जो इससे जो अगली डेरिवेशन है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो बहुत पूछी जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन भी है। तो आओ उसको सीखते हैं। हाँ, तो ये एक, तो इस डेरिवेशन का नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डायपोल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब ये डेरिवेशन तुम, एक ऐसी डेरिवेशन है जिसमें समझना काफ़ी पड़ता है। मतलब ये, इस डेफिनेशन को तुम कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कंसिडर आर डायपोल मूवमेंट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डायपोल है, हमने उसको बीच में से उसके ऊपर कील ठोक के हमने उसको प्लेस कर दिया है। क्योंकि तुम पता होगा कि टॉर्क तभी लगता है जब एक तरफ से कील लगी हुई हो, ठीक है। देन डायपोल एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या इस तरफ एक फोर्स लगेगी प्लस क्यू ई, और इस तरफ एक फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई। तो हाँ, इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही, अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स टोटल फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल इज ज़ीरो। अब हम इस लाइन को समझने से पहले हम इस पेन को बोल लेते हैं ये डायपोल है, और हम लोग मान लेते हैं कि अभी ये जो डायपोल है ये ऐसे प्लेस्ड है। हम मान लेते हैं इसको ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे इसको प्लेस करें और हम लोग फोर्स हम लोग दोनों तरफ से लगाएं, तो क्या ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, या फिर ये स्थिर रहेगा? क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है तो मूव कर ही नहीं पाएगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम लोग इसमें भी देखें, अगर मैं इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो मैं ये मूव कर ही नहीं पाएगा, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। तो इसीलिए जो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो जो है वो ज़ीरो हो जाता है। एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको अगर तुम्हें ना समझ में आए तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे प्लस क्यू लगा, यहाँ पे माइनस क्यू लगा। कैसे? प्लस क्यू माइनस क्यू ई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है। अब क्या ये डेरिवेशन यहीं पर ही ख़त्म हो गई? नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। पर लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें तुमको लिखनी पड़ेगी, तभी तुमको मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई में, वह नहीं मिलेंगे। तो अब इस डेरिवेशन का थोड़ा, तो अब इस डेरिवेशन में जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको वो लिखनी है। हाँ, तो अब हम लोग लिखेंगे कि हाँ, लेकिन अब क्या होगा ना, अब ये मूव करेगी किसकी वजह से? क्या फोर्स की वजह से? नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो बट डायपोल
रोटेट्स, या फिर हम कह सकते हैं स्पिन्स, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field, hence it generates टॉर्क। तो अगर टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला चाहे हम लोग तो फिर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग टॉर्क नेट निकालना चाहें तो दो तरफ से टॉर्क लगेंगे, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, ठीक है। तो अगर टॉर्क नेट निकालेंगे, टॉर्क नेट T1 प्लस T2। अब इसमें जो डिस्टेंस होगा तो वो बताओ इसमें डिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो होगा L sin थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये इतना ही कवर करेगी। मतलब अगर हम इसको आगे जाएं तो ये ऐसे आएगी ना, cos थीटा का रूल ही नहीं है, मतलब कुछ अंदर तो जा ही नहीं रही है, तो बाहर से ही मूव करेगी, इसलिए इसका L sin थीटा इसके ऊपर L sin थीटा इसका होगा डिस्टेंस। और फोर्स हमें पता है, फोर्स क्यू ही लग ही रही है। तो अगर टॉर्क नेट निकालें तो क्यू ई अपॉन में L sin थीटा प्लस इसका भी क्यू ई अपॉन में L sin थीटा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टॉर्क नेट इज इक्वल टू 2QE L sin थीटा। तो अब हमको 2QE भी मिल गया और L भी मिल गया, तो क्या ये डायपोल का फॉर्म जो है वो रूट कर, तो इसका जो डायपोल का फॉर्म बनेगा वो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड on a dipole placed in an electric field। PE sin थीटा होता है टॉर्क का फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी को अगर आप लोग वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें तो उसका वेक्टर टर्म्स से फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क के ऊपर का वेक्टर इंटू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। साइन थीटा हट जाता है वेक्टर्स में। तो यही थी इसकी डेरिवेशन। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से तुम्हारे जो 11th के कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे काफ़ी रिवाइज होंगे। उसने कहा है कि व्हेन द डायपोल मूवमेंट इज जस्ट रिलीज, मतलब जस्ट उसको रिलीज, मतलब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ एक डायपोल मूवमेंट का, तो उसके ना जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो निकालनी है और अल्फा इसको बोलते हैं, थीटा 30 डिग्री। तो हम लोग टॉर्क और अगर हम लोग, हाँ एक बात क्लियर कर दूँ, ये पूरी जो बात है ये टॉर्क और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, वरना हम और किसी रिलेट कर नहीं सकते एंगुलर एक्सेलरेशन को। हम टॉर्क को रिलेट करना चाहें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अपॉन में अल्फ़ा, जहाँ पे जो I होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और जो
अल्फ़ा होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा निकालना है, टॉर्क वैल्यू में पुट होगा, एम ओ आई निकालते हैं। एम ओ आई अगर निकालें हम लोग तो एम ओ आई का फॉर्मूला क्या होता है, M1 R1 प्लस M2 R2। लेकिन इसमें जो दोनों चीज़ें हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हमको मास तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो लेंथ है हम उसको बोल देंगे L। तो I का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा 2ml²। यहाँ तक कोई दिक्कत कि I का फॉर्मूला हुआ 2ml²। 2m प्लस हो गया, L कॉमन था, L बाहर ले लिया। अब इसको इसमें पुट करें तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 2ml² बाय अल्फ़ा। इसको हम लोग बोल लेते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं इस तरफ। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 30 डिग्री दे रखा है। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं 2ml² अल्फ़ा पी इंटू ई इंटू हाफ। अब इसमें हमको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी पी ई 4ml²। तो ये आ गई तुम्हारी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें अगर तुमको वैल्यू दे रखी होती कि जैसे डायपोल मोमेंट इतना है, तो तुम वो सब चीज़ें भी तुम कर सकते हो। और या फिर अगर तुम इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करना चाहो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2L इंटू ई अपॉन में 4ml²। L से L कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी Q ई अपॉन में 2ml। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल का ये एक टॉपिक है जिसमें टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कौन होता है। अब इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना कभी ऐसे क्वेश्चन में लिख के रेस दे देते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉर्क मिनिमम है या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ जाता है कि टॉर्क मैक्सिमम किस एंगल पे होता है और टॉर्क मिनिमम किस एंगल पे होता है। तो आप पढ़ते हैं कि जब टॉर्क मैक्स होगा तब जो पी एंड ई है वो परपेंडिकुलर होगी ईच अदर की। अब अगर इसको समझने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें दो तरीके समझाऊंगा दोनों चीज़ें। तुम वैसे समझ में आए तो वैसे समझ सकते हो, दोनों में तुम्हें जो से आसान लगे तो वैसे समझ सकते हो। इसमें अगर देखें, अगर परपेंडिकुलर इसको पुट करें तो सबसे पहले तो एक माइनस क्यू से प्लस क्यू जाएगा, और जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा 270 डिग्री, ये कॉमन सेंस है ये। उसके बाद बाकी जो नॉर्मल जो जाएगा प्लस क्यू से माइनस क्यू वो जाएगा 90 डिग्री पे, क्योंकि बोला है परपेंडिकुलर है, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है सीखने का कि उसने बोला है टॉर्क मैक्स। तो टॉर्क मैक्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, मतलब पी साइन थीटा में जो पी की वैल्यू गिवन होगी ई की वैल्यू गिवन होगी, मैक्स क्या होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैक्स करेंगे। उसके जो साइन थीटा जो मैक्स होता है वो होता है +-1 पे, और उसके बाद जो +-1 कब होता है, वो होता है थीटा या 90 या 270 डिग्री हो। अब हम लोग वही सेम चीज़ हम लोग टॉर्क मिनिमम में समझेंगे कि टॉर्क मिनिमम जो है वो टॉर्क मिनिमम के साइन थीटा मिनिमम ज़रूरी होना चाहिए, और साइन थीटा मिनिमम कब होता है 0 पे, और 0 कब होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री पे। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ऊपर वाले केस में हम लोग इसको हल्का सा ऐसे करें,
हल्का सा हम इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करें तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। वर्क पावर एनर्जी क्लास लेवल का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद अगर हम लोग इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करें तो ये पूरा घूम जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री एंगल है, बड़ा एंगल है, तो इसलिए ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें तुमको एक बात तुमको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही तुम्हारा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर उसके बाद तुम लोगों का ये एक SHM की तरह बिहेव करेगी और इसकी वजह से उसके अंदर एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फिलहाल अभी वो बात नहीं, अभी हमको सबसे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का वैल्यू है PE साइन थीटा। यहाँ पे इन्होंने बोला है स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग साइन थीटा को हम लोग थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई PE थीटा। अब जिसमें एक और बात है कि इसमें जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब थीटा जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, कि मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे टॉर्क इज इक्वल टू PE माइनस थीटा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था टॉर्क का फॉर्मूला होता है M इंटू आई, जहाँ पे M होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और I होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, M इंटू अल्फा, सॉरी I इंटू अल्फा, हाँ I इंटू अल्फा। जो इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो इसमें वैल्यू आएगी, हम उसमें वो पुट नहीं करें। सबसे पहले अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मूव कर रही है वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी वजह से जो है एक एक्सेलरेशन आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। 11 का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता हुआ, तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा I माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अब हम जैसे अब हम लोग अगर उसको हम लोग पुट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो आ जाएगा I माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, हाँ, इज इक्वल टू PE माइनस थीटा। माइनस से माइनस कट गया, थीटा से थीटा कट गया। I की वैल्यू आई PE और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी है, तो ओमेगा स्क्वायर बाई आई। अब अगर तुमको अगर टाइम पीरियड अगर हम तुमको पता हो कि अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आई PE बाय आई अपॉन में अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो T इज इक्वल टू 2 पाई बाय 1 बाय ओमेगा होता है, तो T की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 पाई बाय, जो I ऊपर है वो नीचे चले जाएगा, I बाय PE। तो ये हमारा निकल गया टाइम पीरियड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और PYQ भी था। तो ऐसे क्वेश्चन और आते रहेंगे, और बाकी हम ऐसा करेंगे ना कि इस चैप्टर के लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अब तक के लिए इतना ही। जो हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर मैक्स अगले लेक्चर में या फिर मैक्स उस अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए जो नोट्स बनाए हैं साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और इन सब चीज़ों को रिवाइज मारते रहिए। हम लोग जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब उस लेक्चर में ये पढ़ाएंगे कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनते हैं वो उसी टॉपिक से बनते हैं, जो है गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर तुम PYQ देखोगे तो हर किसी में गॉस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हर बार बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, तो हम उसको इस बार बहुत अच्छे से करेंगे और साथ साथ उसके PYQs भी करेंगे।
तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।